हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक न्याय का अनुसरण, और इसमें सामाजिक न्याय के बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ चुके थे। कल हमने जॉन रोल्स का सिद्धांत पढ़ा था। रोल्स का सिद्धांत बहुत सिंपल है। रोल्स ने बताया कि व्यक्ति अपने लिए ऐसे नियम बनाए जैसा उसे ये नहीं पता कि उसका अवतरण कहाँ होना है, उसका जन्म कहाँ होना है, और फिर यदि वो नियम बनाता है तो वो नियम कैसे होंगे? समानता के नियम होंगे, भेदभाव रहित नियम होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्याय का अनुसरण। न्याय के अनुसरण को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड था उसमें क्या चीजें थी और किस प्रकार का इतिहास वहां पर रहा। तो इसे हम पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, या यूं कहें प्राचीन भारत की बात भी हम कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत की बात जब हम करेंगे तो वहां से कुछ बातें हमारे सामने निकल कर आएंगी। क्या क्या है? जैसे मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ये सुविधाएं वहां नहीं मिल रही थी। बहुत आसानी से जीवन यापन करना संभव नहीं था। इसमें देखें, छुआछूत हमारे यहाँ था, छुआछूत था। हमारे यहाँ जो सामाजिक सरोकार होते थे, सामाजिक सरोकार, वे सब भी उच्च और निम्न में बटे हुए थे। इसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा था हमारे समाज का वो था जातीय आधारित भेदभाव, जातीय आधारित भेदभाव। और बहुत सारे इन सब के बावजूद भी यदि कुछ बच जाता है तो वो क्या बच जाता है? वह बच जाता है आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण। ये सारी चीजें हमारे समाज में खंडनकारी काम करती थी। क्या करती थी? डिवाइड का काम करती थी, बांटने का काम करती थी। तो प्राचीन भारत की हम बात देख रहे हैं, न्याय का अनुसरण कैसे किया जा सकता है, इसलिए हम ये देखें कि अन्याय कैसे हो रहा था। इसी टॉपिक में यह भी बताया गया है कि अन्याय क्या था और उसे सुधारने के प्रयास क्या क्या किए गए। इसमें एक चीज और देखते हैं, अधिकार, राइट्स जिसे हम कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं प्राचीन भारत में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, यूं कहें मूल जो आधार था मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का, वो किसको था? केवल और केवल उच्च जातियों को ही था। ये सारी चीजें किन्हें प्राप्त थी? केवल और केवल उच्च जातियों को ही प्राप्त थी। इसमें निम्न का कोई लेना देना होता ही नहीं था। मूलभूत सुविधाओं की बात हम यहाँ कर रहे हैं, और ये मूलभूत सुविधाएं केवल और केवल किनको मिलती थी? केवल उच्च जाति के लोगों को मिलती थी। इनमें खाना हो सकता है, रहना हो सकता है, समाज की और गतिविधियां हैं। जैसे एक परंपरा की हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं में हम बात करते हैं खाद्यान्न की। खाद्यान्न की बात हम कर सकते हैं। हम मेन बेसिकली काम कर सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बात कर सकते हैं। और इन सब पर एकाधिकार किसका था? उच्च जाति के लोगों का ही था। वेद वगैरह भी निम्न जाति के लोगों की चिकित्सा प्रणाली करने से कहीं ना कहीं घबराते थे, और वो अपने आप को अछूत की तरह रिएक्ट करते थे। छुआछूत की बात हम कर ही चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 17 पर, 17 छुआछूत पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। छुआछूत निषेध से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वर्तमान में 17 अनुच्छेद है। तो छुआछूत जैसी समस्याएं भी हमारे समाज में बहुत पाई जाती थी। ये भी अन्याय का एक उदाहरण था। सामाजिक सरोकार, समाज में मिलनसार होना एक जरूरी चीज है। एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी था, एक दूसरे से सोशल एक्टिविटी करना जरूरी था, सामाजिक बोलचाल जरूरी था, एक दूसरे से संबंध जरूरी थे, लेन देन पड़ोसियों से जरूरी था।
लेकिन इसमें भी क्या था, कहीं ना कहीं उच्च ही लोग थे, निम्न लोगों से उच्च लोगों का सरोकार नहीं था, सामाजिक स्तर पर ये चीजें नहीं होती थी। फिर इसमें देखें जाति आधारित भेदभाव, तो कास्टिज्म हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त है। और आप जानते हैं कि ये बात कही थी कि भारत में जाति को दल की संज्ञा किसने दी थी, जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जातियों को क्या कहा है, दल कहा है। क्या कहा है, दल, पार्टी। कि भारत में जो जाति है, जिस प्रकार से एक पार्टी एकजुट हो जाती है, एक दल एकजुट हो जाता है, पार्टी बात कर रहा हूं मैं कांग्रेस की, बीजेपी की, खाने पीने वाली पार्टी नहीं है ये, दल की बात कर रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ये सब जिस प्रकार से एक यूनिटी होती है, एक कम्युनिकेशन होता है, एक डेवलपमेंट होता है किसमें, दल में, इसी प्रकार से जाति भी एकजुट हो जाती है। जाति के उद्देश्य एक होते हैं, जाति का लक्ष्य एक होता है, जाति के कार्य एक होते हैं। और ये जाति को दल कहने वाले विद्वान कौन है, जयप्रकाश हैं, जेपी हैं। जेपी का पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, अगले साल आपको सिलेबस में ये देखने को मिलेगा कि जाति को दल किसने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जाति आधारित भेदभाव कैसे थे। आपने देखा होगा कि जाति आधारित, जैसे घोड़ी पर बैठना है शादी में, जैसे पानी की समस्या है, रहने की समस्या है, ये सारी छुआछूत या जाति आधारित भेदभाव हमने देखे हैं और कई जगह तो आज भी ऐसा ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें अन्याय को बढ़ावा देती हैं, जो हमारे समाज के सिस्टम को डेवलप नहीं होने देती हैं। इसमें आगे देखें आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि समाज में जो आर्थिक पहलू है या संपन्नता वाला पहलू है वो किसके अधीन था, उच्च वर्गों के अधीन था। और इस पर उच्च वर्गों का ही कब्जा होता था। जो निम्न वर्ग थे वो किससे जुड़े हुए थे, बेगार प्रथा से जुड़े हुए थे, दास प्रथा से जुड़े हुए थे। ये सारी चीजें इनसे संबंधित थी। तो आर्थिक दृष्टिकोण पर भी दबदबा किसका था, वे कमजोर वर्गों, उच्च वर्गों का था। कमजोरों को तो केवल कुछ ही कार्य करना होता था। सामाजिक दृष्टिकोण की हम बात कर चुके हैं, ये सारे समाज के पहलू हैं। सामाजिक दृष्टिकोण में ये सारी चीजें आती थी। समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सा वर्ग कर रहा है, उच्च वर्ग कर रहा है। सामाजिक सरोकार है, छुआछूत में भी उच्च वर्ग की दादागिरी है। तो कुल मिला के जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें भेदभाव पाया जाता था। फिर अधिकारों की बात करें तो गरीबों के, निम्न वर्ग के अधिकार थे ही नहीं। तो जब अधिकार ही नहीं है तो उनका अनुसरण करना तो आसान काम होगा ही नहीं। यानी कि वन साइड, वन वे काम होता था और उच्च जातियां ये शोषण कर रही होती थी। अब अनुसरण की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं सामाजिक न्याय के लिए। इसमें जैसे सबसे पहला नाम तो आता है यूएनओ का। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका ना पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इसकी एक संस्थान है यूनिसेफ। ये क्या करती है, यही सामाजिक न्याय के लिए क्या करती है, कार्य करती है। आपको ये भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। यूनिसेफ है, यहां पर हम देख सकते हैं WTO है, ये व्यापार का दृष्टिकोण रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। तो कुल मिला के देखा जाए बहुत सारे ऐसे संस्थाएं भी हैं, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो ये सारी संस्थाएं वे हैं जो ये मुद्रा से संबंधित संगठन हैं
इनका मूल उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया के लोगों के अधिकारों की, सामाजिक न्याय की, सामाजिक भेदभाव को कम करना, समानता स्थापित करना, सभी का भेदभाव रहित विकास करना, कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे प्लस पोलियो अभियान में भारत को मदद देने वाला विश्व व्यापार संगठन था, WHO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 95 में बना, इसने विश्व के व्यापार के लिए नियम बनाए ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष, ये ऐसे कार्यों के लिए मुद्रा कोष देते हैं जिसमें सामाजिक उत्थान भी हो। बहुत सारे ट्रस्टों को ये पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कार्यों के लिए पैसा दे रहे हैं ताकि समाज में जो भेदभाव है, शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा हो रहा है, पेयजल नहीं है, शुद्धता नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके लिए फंड जारी करते रहते हैं। इनके फंड से होता क्या है कि सामाजिक जीवन जो निम्न श्रेणी का हो गया है उसे उच्च श्रेणी का लाया जा सकता है। डेवलप पर्सन तो अपने आप को डेवलप कर लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, समाज में बहुत ज्यादा पीछे हैं, उन व्यक्तियों का विकास कैसे किया जाए? सरकार के पास फंड नहीं होता, NGO के पास फंड नहीं होता, बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, वे भी कार्य नहीं कर पाते। ऐसे में इन संस्थाओं के द्वारा, इन अंतरराष्ट्रीय समितियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, और वे कार्य किसके हित में होते हैं? सामाजिक न्याय को लाने की बात करते हैं, गरीब पिछड़े वर्ग को आगे लाने की बात करते हैं। इसमें हमारा अगला बिंदु है मुक्त व्यापार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। यहां हम ये समझते हैं कि मुक्त व्यापार क्या चीज होती है। तो हम दो व्यवस्थाओं को देखते हैं, पहली पूंजीपति व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। पहली पूंजीपति व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। पूंजीपति व्यवस्था का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी उपलब्ध पूंजी से जितना चाहे उतना कमा सकता है, जो कार्य करना चाहे स्वतंत्र रूप से कर सकता है। इसका प्रमुख उदाहरण कौन सा देश है? अमेरिका है। फिर से देखते हैं, पूंजीपति व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था जिसमें आपके पास अपना पैसा है, आप अपना रोजगार खुद चुन सकते हैं, कार्य खुद चुन सकते हैं, उत्पादन खुद चुन सकते हैं, कीमत खुद तय कर सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यह नियम ना के बराबर आप पे लगते हैं, आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं बिना रोक टोक के। आपके पास अपनी पूंजी है, चुनाव भी उद्योग का आपको खुद को करना है, सेलिंग कितनी मात्रा में करनी है, कैसे करनी है, क्या अमाउंट लेना है, ये भी आपका निजी मामला ही रहेगा। तो ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है? पूंजीपति व्यवस्था कहलाती है। इधर देखें हम साम्यवादी व्यवस्था में, तो साम्यवादी व्यवस्था क्या है? इसमें नियंत्रण जो होता है वो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है, और सरकार नियम तय करती है। उन नियमों के आधार पर चलना सबको क्या है? अनिवार्य होता है। आप चाहे वो उद्योग नहीं लगा सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप चाहे वो कीमतें निर्धारित नहीं कर सकते, आपको कीमतों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और इसमें समाज को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है, समाज को ध्यान में रखा जाता है। कौन सा है? रसिया है। भारत में मिश्रित रूप है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। खुलकर व्यापार भी है कुछ क्षेत्रों में, तो कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध भी है। तो भारत में तीसरा रूप इसका निकल कर आता है, तो वो कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। तो पूंजीपति में खुलकर काम कर सकते हैं, साम्यवादी में सरकार के कठोर नियम, और मिश्रित में कठोर के साथ खुलकर भी कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में खुलकर है, जैसे खेती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सरकार की कोई रोक टोक नहीं है।
जैसे लकड़ी उद्योग है, उसमें शर्तें लगा दी गई हैं कि आप ये पेड़ काट सकते हैं और ये नहीं। तो इस प्रकार से क्षेत्रों पर कुछ पर प्रतिबंध है, कुछ पर नहीं। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की। व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति जितना चाहे कमा सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि व्यक्ति खुलकर कमा सकता है तो उसे लाभ प्राप्त करने की आजादी मिल जाएगी, बहुत खुलकर वो कार्य कर सकेगा, या यूं कह सकते हैं बहुत जबरदस्त वो कमा सकता है। इसका लाभ उसे मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या जुड़ी हुई है, व्यक्ति की योग्यता जुड़ी हुई है, व्यक्ति का कार्य जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की मेहनत लगन जुड़ी हुई है। तो ऐसे में उसे कमाने से कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए ताकि वो उद्योग चुन सके, कार्य चुन सके और उससे होने वाले लाभ को भी अर्जित कर सके। इसमें क्या आगे दिखाया है कि इस व्यवस्था में जो कुशल व्यक्ति होता है, जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, वो लाभ कैसा कमा लेता है, ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि वो जानता है किस प्रकार से लाभ आने वाला है, किस प्रकार से वो ज्यादा कमा सकता है। अकुशल व्यक्ति को लाभ प्राप्त कैसा होता है, कम लाभ प्राप्त होता है, वो इतना नहीं कमा पाता जितना बाकी लोग कमा पाते हैं। इसीलिए अकुशल व्यक्ति इस व्यवस्था में क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, किसके बजाय, कुशल व्यक्ति की बजाय। जबकि कुशल व्यक्ति इस व्यवस्था में क्या कमा पाता है, ज्यादा कमा पाता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट बन चुका है, इस कार्य को ज्यादा अच्छे से वो कर सकता है। इसमें देखें, पूर्णतः स्वतंत्र बाजार का समर्थन ये लोग भी नहीं करते, चाहे पूंजीपति व्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी, चाहे मिश्रित, कोई भी व्यवस्था पूरी तरीके से अनियंत्रित, यानी कि हर हाल में हर तरीके से स्वतंत्र बाजार का समर्थन किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वो बेलगाम व्यवस्था हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसकी कमी क्या है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। तो बीच में क्या बन जाएगी, एक बड़ी खाई बन जाएगी, वो समाज को क्या कर देगी, समाप्त ही कर देगी। इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए।